So we'll start with new topic today, that is gravitational potential energy and gravitational potential. So we will start with gravitational potential energy. पहले हम देखेंगे gravitational potential energy क्या होता है, and then we will define what is gravitational potential. What is gravitational potential? So before we start with this, let's go back to electrostatics, क्योंकि आप as you know electrostatics में और gravitation में बहुत close connection है. तो electrostatics में भी हमने electrostatic potential energy और electrostatic potential हमने define किया था और उसका expression derive किया था. तो just for a quick revision, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अगर चार्जेस होंगे तो सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ देयर पोजीशन. तो नॉर्मली आप जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body, actually not a body but by a system of bodies due to its location. For example, आपका पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ आपका पोटेंशियल एनर्जी से बोल नहीं सकते. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू एंड अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू एंड सम अदर ऑब्जेक्ट. तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये कभी भी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट का नहीं होता. एंड देन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले हमारे पास यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं था. हम फर्स्ट चार्ज लेके आए, we brought first charge and kept it over here. तो अगर आपको याद है, we said कि पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था नहीं. There was nothing to oppose. कोई और चार्ज था क्या यहाँ पे पहले? नहीं. तो when we brought this charge, हम इस चार्ज को इंफिनिटी से लाए और हमने एक पॉइंट पे रख दिया. No work is done because there is nothing to oppose. But then when you bring second charge, let's bring second charge Q2 from infinity and keep it at some position at a distance of r from the first charge. तो इस केस में चार्ज Q1 पॉजिटिव था, चार्ज Q2 भी पॉजिटिव था. तो Q1 ने Q2 को अपोज किया मतलब हम लोगों को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. मतलब हमको इस चार्ज को, कौन से चार्ज को? Q2 चार्ज को फोर्सफुली कहाँ लाना पड़ेगा? एट द न्यू पोजीशन, लेट्स से B पोजीशन. तो क्या वो वर्क डन हुआ? देयर इज वर्क व्हिच इज डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग चार्ज Q2. कहाँ से? इंफिनिटी से. इंफिनिटी क्यों लेते हैं बाद में वापस समझेगा, बट फिलहाल स्टार्टिंग में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट अज्यूम करनी पड़ती है दैट इनिशियली चार्जेस वर एट इंफिनिटी. तो सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और अगर आपको याद होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है, इफ यू रिमेंबर इट वाज 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12, where R12 is the distance between first and second charge. तो देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे. डिस्टेंस मतलब किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे. सो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ चार्ज. तो सबसे पहला you should know basics. Basic is that potential energy, we know that potential energy of a system of objects, potential energy of a system of objects or bodies or particles, of a system of particles, is the energy due to location or position or configuration. Why I'm saying configuration? क्योंकि देखो it's very simple. पहले चार्ज में और दूसरे चार्ज में
some distance है r12, this is some particular configuration. हम अगर चाहते तो हम इस डिस्टेंस को चेंज भी कर सकते थे. तो जब डिस्टेंस चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? हाउ बॉडीज या फिर पार्टिकल्स या फिर चार्जेस आर अरेंज्ड. फॉर एग्जांपल, आप सब इस क्लासरूम में बैठे हो, दिस इज सम कॉन्फ़िगरेशन. मे बी कल आप ऐसे नहीं बैठे थे, समवन वाज सिटिंग एट सम अदर बेंच, राइट? तो यू आर सिटिंग हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप आगे बैठे थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे भी कुछ लोकेशन चेंज हुआ है. तो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू यस्टरडे. कल के कंपैरिजन में आज चेंज हुआ है कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज होगा? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. तो नंबर 1 बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए. So potential energy of a system of particle is the energy due to position or location or configuration. This is really important क्योंकि आपने दो टाइप के एनर्जी सीखे हैं. You know which is the second type of, मतलब other type of energy? Kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by body on account of its motion. So do you remember formula for kinetic energy? Half mv square. V square where V is velocity. अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? नहीं. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉडी के पास दो टाइप के एनर्जी होते हैं. एक होता है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मोशन. अगर बॉडी मूव हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा. एक है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिंगल बॉडी का नहीं हो सकता. पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम ऑफ बॉडीज का. सो इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट्स जो है सिस्टम में, मैं ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूं, सो प्लूरल, पार्टिकल्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. फाइन. तो हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब एज आई गेव यू वन एग्जांपल, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल था. हम सिमिलरली इसको ग्रेविटेशन में भी लिख सकते हैं. अब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी केस में हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क. अभी मैंने बताया, जैसे चार्जेस का बताया, पहला चार्ज आप कहां से लाए? इंफिनिटी पे. इंफिनिटी से लाए, किस पॉइंट पर रख दिया? ए पॉइंट पे. वर्क डन हुआ क्या? नहीं. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे कोई और चार्ज ऑलरेडी नहीं था, मतलब यहाँ पे अपोज करने वाला कोई फील्ड नहीं था. फिर आप दूसरा चार्ज लाए. दूसरा चार्ज कहां से लाए? वापस से इंफिनिटी से. नाउ व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, ये जो पहला चार्ज है यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा. अपोज करेगा मतलब हमको वर्क करना पड़ेगा. वी हैव टू डू वर्क. तो वर्क इज टू बी डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी and keep it at point P. But do you remember, work is a form of energy and energy can neither be created nor be destroyed. तो ये वर्क कहाँ गया? फिर ये वर्क स्टोर हो गया. कहाँ स्टोर हो गया? इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस. और बार बार मैं इसके लिए इस पर्टिकुलर वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ चार्जेस. मतलब वर्क इज स्टोर्ड हियर इन द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस, एंड दिस वर्क स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो कोई और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहां से आएगा? वर्क डन से आएगा. ऑलवेज इट विल बी कमिंग फ्रॉम वर्क डन. तो ये पता होना चाहिए आपको. सो यू शुड नो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन. is the work done. कब हुआ वर्क डन? जब आप एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे थे. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन achieving a certain configuration, in achieving a certain configuration of system of objects या particles. Right? And I gave you just now gave you an example.
अगर दोनों चार्जेस में से एक भी चार्ज को मूव कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो वर्क डन अलग होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होगा, राइट। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी सिस्टम हो, बी इट एनी सिस्टम, लाइक बी इट अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, मतलब एक मास हो दूसरा मास, या फिर दो चार्जेस हो, ऑलवेज जो सिस्टम होता है इट ऑलवेज ट्राइज टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। तो any system always configures itself in a way that potential energy of the system is minimum। example भी लेते हैं। तो what I want is कि आप कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि फिजिक्स अगर समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, इसको सिर्फ मेमोराइज करने से नहीं होता है। तो नंबर 1, कभी भी थ्रू आउट 11वीं में या 12वीं में पोटेंशियल एनर्जी ये वर्ड सुनोगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, वर्क डन से आया। देयर इज सम अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड वर्क कैन नॉट बी, बिकॉज़ इट इज एनर्जी, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो जो वर्क स्टोर हो गया, कहां पे स्टोर हुआ, सिस्टम में। अगर 2 पार्टिकल होंगे तो 2 पार्टिकल में, 3 होंगे तो 3 में, 4 होंगे तो 4 में, इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो गया। इसको आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी सिस्टम अपने आप को ऐसा कॉन्फ़िगर करता है, ऐसा अरेंज करता है कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। सो एवरी सिस्टम configures itself in a way that the potential energy of the system is minimum। हम एग्जांपल भी ले सकते हैं उसका, तो एग्जांपल्स आर मेनी, we will take that example also। तो पहले हम नोट डाउन कर लेंगे, every system configures itself in such a way that the potential energy is minimum। The potential energy is minimum। और आप इसको बोलते हो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमने ऑलरेडी किया है, अगर आपको याद होगा 3 टाइप के इक्विलिब्रियम देखे थे हमने, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो गोइंग बैक अगेन देयर, मैं रिपीट करवा देता हूं। देखो एक ऐसा सिचुएशन था हमारे पास ऐसा सिचुएशन था दैट फॉर एग्जांपल, गुड, हमने 3 डिफरेंट सिस्टम्स लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। एक में यहां पे ऐसा कुछ था, डाउन द हिल, एक था अप द हिल, और एक फ्लैट सरफेस था। तो अगर आपको याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वी हैव एन ऑब्जेक्ट पहले यहां पे रखा था, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट यहां पे है, तीसरे केस में ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लैट सरफेस है। ओके, तो तीनों के तीनों जो है वो एट रेस्ट है। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया। When you displace it and release it, क्या होगा? It will go down again towards its original position। क्यों? क्योंकि ये जो ओरिजिनल पोजीशन था उसका, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, अभी देखा। तो ऊपर की सरफेस के कंपैरिजन में, मतलब यहां से कंपेयर करोगे और यहां से कंपेयर करोगे तो डिस्टेंस कम कौन सा है, ए पोजीशन का है, और डिस्टेंस ज्यादा किसका है, बी पोजीशन का है। और हमको ऑलरेडी पता है कि इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो यू शुड नो कि इस केस में ये जो ए लोकेशन है, ए लोकेशन पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में था। तो दैट इज व्हाई आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो नीचे आ रहा है, मतलब वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन के पास जा रहा है। बिकॉज हम साइंस के स्टूडेंट है तो हमको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में बताना पड़ेगा। किसी और को बोलोगे तो बोलेगा नीचे ही जाएगा, पता है नीचे जाएगा, लेकिन यू शुड नो नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन है। टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड केस में बी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, तो आपने जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया तो ये जाएगा नीचे,
फ्लैट सरफेस पे, हाइट कम कर लेगा अपनी, क्योंकि इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस ऑन द फ्लैट सरफेस कंपेयर टू द टॉप, राइट। देन तीसरा केस, इसको आप उठा के कहीं पे भी रख दो, इट विल नेवर चेंज इट्स पोजीशन। व्हाई? बिकॉज ये पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस इज नथिंग बट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, राइट। तो ये जो पहला केस था, इसको हमने बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हमने बोला था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हमने बोला था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। तो यू सी, लिख तो हम अभी रहे हैं, एवरी सिस्टम कॉन्फ़िगर्स इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, लेकिन हमको पहले से ही पता है दैट अगर एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है तो सिस्टम विल ट्राई टू रीच अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पहले अर्थ के सरफेस पे रखा था, राइट। अर्थ के सरफेस पे उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, वी विल राइट डाउन इक्वेशंस आल्सो लेटर, चलता है समझ लो। फिर आपने इसका लोकेशन चेंज कर दिया, आपने इसको कुछ हाइट पे रख दिया, अपने आप हाइट पे आया क्या? नहीं, क्या किया? वर्क किया। अब वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो कहां गया फिर? इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितना है हम देखेंगे, लेकिन अब आपने हाइट चेंज कर दिया। हाइट चेंज करोगे तो हाइट अपने आप तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैंने उठा के रखा ना, मतलब मैंने वर्क किया, तो वर्क किया, तो दिस वर्क इज एनर्जी which can neither be created nor be destroyed। कहां गया फिर? it appears as increase in potential energy, increase in potential energy। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं। कौन सा है? ग्राउंड। तो अब फिर ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मेरे हाथ ने इसको बैलेंस किया है, मतलब देयर आर फोर्सेस व्हिच आर बैलेंस्ड। तो वेट mg इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं यहां से मेरा हाथ निकाल लूं तो what happens is the object is falling down। Why? Because object wants to go into minimum potential energy configuration, और उसका minimum potential energy का लोकेशन कौन सा है? surface of earth and not my hand, not any table। तो ये चीज याद रखना। For example, I just told you, we'll take this example when an object is lying on the surface of earth। For example, when an object is lying on the surface of earth, it is in its minimum potential energy configuration, minimum potential energy configuration। When the object is lifted up, when the object is lifted up to some height, work is done, right। फिर वर्क डन का क्या होगा? वर्क डन is stored in the form of additional potential energy। This work appears as increase in potential energy, appears as increase in potential energy, right। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, वो रेस्ट पे क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट एट द न्यू हाइट because forces at that new height are balanced। Okay, so the object remains at rest at its new position, since the forces are balanced,
अगर मैंने रिलीज कर दिया इसको, इफ आई रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स न्यू पोजिशन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। मतलब देखो, हमको ऑलवेज फिजिक्स के टर्म्स में लिखना है। सिर्फ इतना बोल के मैंने रिलीज कर दिया इट इज फॉलिंग डाउन, इट इज फॉलिंग डाउन मतलब इट इज ट्राइंग टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, वो तो सही है। लेकिन जब आपने रिलीज कर दिया तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट हैज व्हिच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कि जो इंक्रीज हुआ था, किस में इंक्रीज हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी में। हमने वर्क किया, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक हाइट पे रख दिया, ये जो वर्क था, एनर्जी था, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इट अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज then this potential energy is converted again to kinetic energy. So when it is kept at new height the object becomes capable of क्या हुआ? न्यू हाइट पे रख दिया तो उसके बाद क्या हुआ? इट बिकम्स कैपेबल ऑफ व्हाट? कौन सा एनर्जी होगा जब मैं रिलीज कर दूंगा? काइनेटिक। सो एट दिस न्यू हाइट द ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ setting itself into motion, मतलब it is capable of achieving kinetic energy. So when released from the new height, from the new position, the object starts moving, starts falling down, basically starts falling down, which means the object is capable of converting ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी था, converting the excess potential energy into kinetic energy, right? तो सिंपल सा एग्जांपल था, एक ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर रख दिया, फिर छोड़ दिया, गिर गया, ये ठीक है, दिस इज नॉर्मल लाइफ। बट व्हेन यू आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, हाँ ये सब सोचना पड़ेगा, इतना कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट को उठाया मतलब वर्क किया बिकॉज आपने एनर्जी लगाया, तो वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क कैन नॉट, बिकॉज एनर्जी है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ गया? तो it appears as increase in potential energy, and that is why the object is at new height now. And when released, this same object is converting potential energy again into kinetic energy, and it is going back to minimum potential energy configuration. अब आपको पता होना चाहिए, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब आपको एक्सप्रेशन डिराइव कर देना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट अस डिराइव expression for potential energy. Expression for potential energy. Before we go to expression of potential energy, you should always know, अभी हमने ऐसा बोला है, क्या बोला है हमने ये बोला that the work done appears as increase in potential energy। मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो वर्क से आएगा। तो यू कैन से since work done appears as increase in potential energy, therefore ये जो भी वर्क हुआ होगा dw, याद रखना W stands for work and D stands for small amount of work। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ ऑब्जेक्ट को सरफेस से ऊपर लाने में, ये अपीयर हुआ एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को आप डिनोट करते हो U से, और DU मतलब स्मॉल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अब फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो पहले ये पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम वर्क डन, एंड वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर डॉट
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेयर डॉट प्रोडक्ट, यू नो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, राइट? तो पहले बता दो कि क्या क्या आपने यूज किया। वेयर एफ बार इज फोर्स एंड डी आर बार इज डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाइल गिविंग यू नोट्स, उस नोट्स में मैं एक्स्ट्रा वर्ड लिखने वाला हूं, एफ बार इज कॉन्जर्वेटिव फोर्स। अभी कॉन्जर्वेटिव फोर्स कहां से आ गया? चैप्टर नंबर 4 याद होगा, हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे थे, बहुत सारे टाइप देखे थे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन, तो फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। जैसे अभी ठंड में आप करते हो ना, सुबह सुबह ठंड लगती है, क्या करते हो? यू रब वन हैंड ओवर द अदर। So when one object moves over the surface of other, it generates friction and friction leads to heat. Good. फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इसमें जरूरी थोड़ी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में होता है क्या? मून अर्थ के साथ कांटेक्ट में आया तब फोर्स, राइट? ऐसा होता तो फिर हम भी नहीं होते। एनीवेज, तो दोज आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सिमिलरली आपको याद होगा, फिर हमने बाकी टाइप के फोर्सेस भी देखे थे, उसमें एक कंपैरिजन था कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव। तो मैंने कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव के केस में आपको एक एग्जांपल बताया था, जो मैं रिपीट करता हूं अब। ये सेम एग्जांपल था, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के एक टेबल पे रखना है। तो देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से उठा के उस ऑब्जेक्ट को हमको एक टेबल के ऊपर रखना था। और मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर वर्क डन किसने किया? फोर्स ने किया। वर्क डन बाय अ फोर्स, ये इनिशियल पोजीशन है ए, ये फाइनल पोजीशन है बी। इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को ए से बी कौन से पाथ से लेके जा रहे हो। इफ द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को ए से बी पहले पाथ से लेके जा रहा हूं, या फिर मैं इसको दूसरे पाथ से लेके जा रहा हूं, या फिर मैं इसको तीसरे पाथ से लेके जा रहा हूं, राइट? तो इस केस में हर बार ए से बी, ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाने में, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपने ए से बी पहले पाथ से गए, या फिर ए से बी आप दूसरे पाथ से गए, या फिर ए से बी आप तीसरे पाथ से गए, इन तीनों ही केसेस में इफ द वर्क डन इज द सेम, मतलब हर बार फॉर एग्जांपल 10 जूल 10 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो सच अ फोर्स इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, कोई भी पाथ से लेके जाओ, वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इसको आप बोलते हो कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो इफ the work done by the force is independent of path, then such forces are called as conservative forces, right? Good. अगर अब ऐसा होता, imagine अगर अब ऐसा होता कि मैंने यहाँ पे एक हाईली डेंस गैस भर के रख दिया, मैंने गैस भर दिया यहाँ पे। अब इमेजिन करो, अब आप ए से बी अगर पाथ 1 के थ्रू जा रहे हो, if you are going through path 1, तो less amount of work will be done क्योंकि nothing is there to oppose. But अब if in this case अगर आप path 2 से जा रहे हो, तो जैसे ही path 2 से गए तो प्रॉब्लम क्या होगा कि path 2 में आप गैस से पास होने वाले हो। गैस से पास जब होंगे तब आपको पता होगा when an object moves through gas there is resistance, जिसको आप ड्रैग बोलते हो, ड्रैग आप आगे सीखोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो गैस है ये रेजिस्ट करेगा, मतलब देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? तो अब अगर आप सेकेंड पाथ के थ्रू गए तो इस केस में वर्क ज्यादा होगा कंपेयर टू पाथ 1। तो नाउ इन दिस केस द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। ऐसे फोर्सेस को आप बोलते हो नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। पॉइंट टू रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर डिफाइंड फॉर
non-conservative forces. So the moment here I write that the work done is equal to increase in potential energy is equal to force dot displacement vector, where F bar is force. In reality, I am saying F bar is conservative force, और gravitational force, electrostatic force, ये सारे के सारे conservative forces होते हैं, right? तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि if in notes maybe I will write down conservative force, तो पता होना चाहिए conservative force मतलब क्या. Good. अब यहां तक पता है, तो now you can derive expression for potential energy. अब करना क्या है, अब एक काम करते हैं, हम एक ये लेवल ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल, इसको आप ग्राउंड भी बोल सकते हो. लेट अस से दिस इज ग्राउंड, ये रेफरेंस लेवल है हमारे पास. नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं विच इज केप्ट एट सम इनिशियल पोजीशन. तो एक ऑब्जेक्ट है जो एक इनिशियल पोजीशन पे होगा. लेट्स टेक इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर हियर. हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल पोजीशन पे है, और देन हमें इसको फाइनल पोजीशन पे लेके जाना है. तो लेट्स से दिस इज इनिशियल पोजीशन, मैं इसको बोलता हूँ ए, और ये फाइनल पोजीशन है बी, और ये ग्राउंड है. एंड यू शुड नो ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? वेरी गुड, अपोजिट. मान लो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ अर्थ है. आपको पता है अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो? रेडियस. तो ये हो गया रेडियस का वेक्टर. आई कुड हैव शोन दिस आल्सो. मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं एक पूरा स्फीयर ड्रॉ कर लेता, फिर मैं बोलता कि ये अर्थ है और सेंटर से सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो है रेडियस, और ये जो डायरेक्शन है ये हो गया रेडियस वेक्टर हो गया. ये रेडियस वेक्टर हो गया. रेडियस वेक्टर इज वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सरफेस. और अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी होगी, सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी होगी, तो मैं क्या बोलूंगा? आर कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स आप यूज करते हो जस्ट टू टेल डायरेक्शंस, और मुझे यहाँ पे मतलब है डायरेक्शन के साथ. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, अगर इफ आई एम वॉकिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट मतलब कौन सा? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को क्या डिनोट करते हो? आई कैप. अगर मैं जा रहा हूं अलोंग ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, माइनस आई कैप. इफ आई एम गोइंग अलोंग नॉर्थ, जे कैप, एंड साउथ इज माइनस जे कैप. तो अब ये जो मैंने आपको वेक्टर दिखाया है आर बार, आई डोंट नीड दिस. मुझे सिर्फ बताना है कि सेंटर से जब सरफेस पे आओगे तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा आर कैप. अगर उल्टा डायरेक्शन हुआ, उल्टा, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा? माइनस आर कैप. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ऐसा क्यों चाहिए हमको? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर. तो जब भी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब माइनस आर कैप. तो पहले तो ये पता होना चाहिए. गुड. तो इफ यू नो दिस, तो अगली बार से याद रखना, माइनस आर कैप इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. गुड. अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली कहां पे है? ए पोजीशन पे. इनिशियली ए पोजीशन पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर कहां से मेजर करते हो? ओरिजिन से. अब ओरिजिन हमारे ऊपर है, हम सेंटर से भी ले सकते हैं अर्थ के, हम चाहे तो सरफेस से भी ले सकते हैं. तो लेट अस टेक फ्रॉम सेंटर. ये जो ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां था? ए पे था. इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा आर आई, आर इनिशियल, और डायरेक्शन क्या है? सेंटर से ऊपर की तरफ, तो प्लस आर आई कैप. राइट. अब करना क्या है? करना यह है कि इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से हमको लेके जाना है बी पे. तो हम कैसे लेके जाएंगे? हम स्मॉल स्टेप पे जाएंगे, मतलब हम पहले ए से नया पोजीशन पे जाएंगे, मतलब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे. और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने अभी भी बताया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम डिनोट करते हैं डी आर बार. राइट. तो पहले हम इस ऑब्जेक्ट को ए से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर वापस से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे. तो ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके हम कहां पे आने वाले हैं?
B पे, एंड B विल बी कॉल्ड एज फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फाइनल पोजीशन पर जो वेक्टर होगा उसको हम बोल देंगे RF। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आई विल कॉल एज RF वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर आई विल कॉल एज RI वेक्टर, राइट? करेक्ट। दोनों का डायरेक्शन कौन सा है? प्लस आर कैप, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कहां से मेजर किया? सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब उल्टा आर कैप की तरफ, नॉट माइनस आर कैप। यहां तक क्लियर, राइट? अल्टीमेटली क्या करना था? ए से बी लेके जाना था, और हर बार जब आप ए से बी ले जा रहे हो तो छोटे छोटे स्टेप्स में जा रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग इज, थोड़ा मैं ऑब्जेक्ट का साइज ही छोटा कर देता हूं सो दैट इट इज मच मोर क्लियर। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, और हमको इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है बी पोजीशन पे। तो वी वांट टू टेक दिस ऑब्जेक्ट टू पोजीशन बी, एट पोजीशन बी। तो वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, और हमको जाना है यहाँ पे, बी पे जाना है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। पहले इसको यहाँ से यहाँ लाए, dr। तो द डिस्प्लेसमेंट हियर इज dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। फिर हम वापस इसको यहां से और ऊपर ले जाएंगे, वापस से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे dr। तो फाइनली छोटे 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 स्टेप्स लेके यू विल गो फ्रॉम ए टू बी। रियल लाइफ है, वेरी सिंपल। अगर आपको यहाँ से 500 मीटर पे भी जाना है तो उड़ के जाते हो क्या? स्मॉल स्टेप स्मॉल स्टेप स्मॉल स्टेप, तो वही है, ये स्मॉल 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 स्टेप्स है। मे बी इट विल अपीयर टू यू एज कंटिन्यूअस, दिखने को तो वैसे दिखेगा ना हमको कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली जा रहा है, हाँ, लेकिन एक्चुअली स्मॉल स्टेप स्मॉल स्टेप स्मॉल स्टेप स्मॉल स्टेप। सो इट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब हर बार जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, ईच टाइम जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, अपने आप होगा क्या? नहीं, वर्क इज टू बी डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन ईच स्टेप, and that small amount of work done is given by f bar dot dr bar, f bar dot dr bar। और मैं f bar की जगह पे लिखता हूं fg। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट मतलब माइनस साइन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स था नीचे, ये देखो ये माइनस आर कैप, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाज टुवर्ड्स द सेंटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट। So negative sign here tells you that displacement of the object is against gravitational force, right? Good. Notes का टेंशन मत लो, we will write down later. पहले तो समझ लो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में you should know what is gravitational force, बट डू यू नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G मास ऑफ अर्थ। क्यों मास ऑफ अर्थ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां पे है? अर्थ पे है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया ग्राउंड। ग्राउंड मतलब अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस डिपेंड करता है, ए पोजीशन पे डिस्टेंस कितना होगा? r इनिशियल। तो ए पोजीशन पे आप बोलोगे r इनिशियल स्क्वायर, बी पोजीशन पे डिस्टेंस क्या होगा? r फाइनल, तो r फाइनल स्क्वायर, तो इन जनरल r स्क्वायर। तो r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बता देना, हर बार एक नया पैरामीटर आया तो मेंशन इट। r इज सेपरेशन या फिर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन the object and the center of earth. Of course, center of object and the center of earth. यहां तक क्लियर, राइट? लेकिन वेट अ मिनट, हमको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मतलब फोर्स का वेक्टर फॉर्म चाहिए, और हमने क्या लिखा? स्केलर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो ये तो वेक्टर हो गया। राइट हैंड साइड पे वेक्टर कैसे करोगे? डायरेक्शन बताओगे, फोर्स का डायरेक्शन बताओगे। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? माइनस आर कैप एक्सीलेंट, ये आ गया फोर्स का डायरेक्शन। तो ऊपर का जो इक्वेशन 1 का जो नेगेटिव साइन था, वो नेगेटिव साइन इसके लिए था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोजिट है, और सेकंड नंबर इक्वेशन में जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव इसके लिए है क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, राइट? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों का नेगेटिव का मतलब अलग अलग है। पहले इक्वेशन का नेगेटिव मतलब
ऑब्जेक्ट को आपने ए से ऊपर लेके जा रहे हो, मतलब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो. सो इक्वेशन 1 का नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड इक्वेशन 2 टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इक्वेशन 2 में नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. गुड, यहां तक क्लियर. तो अब वर्क डन dw, एक छोटी सी गलती भी, नो वन सेड एनीथिंग टू मी. वर्क डन इज एनर्जी, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी. यहां पे बार लिखना नहीं, दिस इज स्केलर. और हमको वैसे भी पता है फोर्स वेक्टर है और dr वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको देता है स्केलर. तो याद रखना यहाँ पे एनर्जी के ऊपर बाहर नहीं चलेगा. ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अब यह आ गया आपका वर्क डन. वर्क डन में था एक माइनस, और यहाँ पे फोर्स में था और एक माइनस. तो ये आ जाएगा g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, r कैप डॉट बाहर आएगा dr बार, क्योंकि dr बार था वहां पे. फाइन. तो therefore dw will be equal to minus minus plus g mass of earth, mass of object, r square, r cap dot dr bar. Now you have to know, you must know what is a bar dot b bar. A bar dot b bar is a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos of angle between a and b. Good. पक्का यहां तक? ये समझेगा तो कुछ समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा. A bar dot b bar is ab cos theta, where theta is angle between a bar and b bar. Now look, r cap dot dr bar. a bar की जगह पे क्या लिखा मैंने? तो r cap का मैग्नीट्यूड, राइट, और dr की जगह पे dr का मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल. बट r cap तो यूनिट वेक्टर था. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. वेरी गुड, 1. और dr बार डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड होगा dr एंगल. वेट, एंगल. r कैप का डायरेक्शन क्या है? सेंटर से ऊपर की तरफ. नो, वेट अ मिनट. r कैप का डायरेक्शन क्या है? सेंटर से ऊपर की तरफ. और डिस्प्लेसमेंट आप कहां कर रहे हो? ऊपर की तरफ. मतलब r कैप और dr बार दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम. r cap is from center to surface, मतलब it is from center to surface, ऊपर की तरफ. और dr भी तो ऊपर ही है ना, तो एंगल कितना? 0. What is cos 0? मतलब you understand, r cap dot dr bar is just dr. मतलब अगली स्टेप में आप लिख सकते हो वर्क डन इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर डायरेक्टली dr. अब कुछ बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया, ये कहां से आया? डोंट नो. ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा करके आता है. फाइन, गुड. अब हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था कि हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन. वर्क डन कब हुआ? व्हेन ऑब्जेक्ट वाज टेकन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी. पर हमने कहा फाइनल पोजीशन पे पहुंचे? हम तो सिर्फ ए से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ही गए. हमको कहां तक जाना है? बी तक. तो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन. मैंने आपको बताया था एक बार कि आप क्या करोगे? आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे. हर बार छोटे स्टेप्स में कितना वर्क हुआ? dw. ईच टाइम वर्क इज dw, फिर dw. तो सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. लेकिन यहाँ पे मोशन कंटिन्यूअस है, मतलब dr देयर आर सो मेनी dr. मतलब हर बार छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो सबको ऐड नहीं कर सकते. तो जब कंटिन्यूअस चेंज हो वेरिएबल में, तो आप सम मतलब ऐड, प्लस की जगह पे क्या लिखते हो? इंटीग्रेशन. सो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट. कहां से डिस्प्लेस किया? ए से. फ्रॉम ए कहां तक किया? बी तक. एस. सो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रेशन. क्योंकि जब आप ए से बी ले जा रहे थे, तो हर बार आप dr मतलब हर बार वर्क डन कितना था? dw. कहां से? ए से. कहां तक? बी तक.
इक्वल टू इंटीग्रेशन, बट व्हाट इज dw? जी एम अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे dr। वेरी गुड, तो यहाँ पे आएगा dr, राइट। जैसे ही आपने dw की जगह पे dr लिखा तो a की जगह पे इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? ri। व्हाट इज फाइनल पोजीशन? rf। तो इनिशियल पोजीशन ri टू फाइनल पोजीशन rf, राइट। अब क्या करोगे? डेरिवेटिव्स में से कांस्टेंट्स को बाहर, इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट्स को बाहर। जी कांस्टेंट है, यस। और का मास कांस्टेंट है, यस। ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, यस। सारे के सारे बाहर, तो सारे के सारे यहां से आ गए बाहर। और जो नीचे आर स्क्वायर था ये आर रेज टू -2। अब आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स का पार्ट नंबर 2 कैलकुलस, उसमें पार्ट नंबर 2 इंटीग्रल कैलकुलस, उसका फॉर्मूला x रेज टू n का इंटीग्रेशन जब होता है n ना, x रेज टू n+1 अपॉन n+1, नहीं तो जाओगे डेरिवेटिव करने n इंटू एक्स रेज टू n-1, इंटीग्रेशन में x रेज टू n+1 अपॉन n+1 होता है। डेरिवेटिव जब करते हो तो डेरिवेटिव में आता है n इंटू एक्स रेज टू n-1। हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं। तो सिमिलरली हमारे पास x की जगह पे क्या है? r, n की जगह पे क्या है? -2, और dx की जगह पे क्या है? dr। तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे? r, जहां n है वहां क्या लिखेंगे? -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये आएगा r रेज टू -1 अपॉन, मतलब -1/r। तो ये आ गया आपके पास g कैपिटल M स्मॉल m -1/r, r इनिशियल टू r फाइनल। अब ऐसा है कि जो नेगेटिव साइन है, या तो नेगेटिव साइन को बाहर ले लो या नेगेटिव साइन को गायब कर दो। लेकिन गायब करने का रूल है, जब नेगेटिव साइन को गायब करना होता है तो लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है। अगर आपको माइनस साइन नहीं लिखना तो जो नीचे लिमिट लिखा है उसको ऊपर लेके जाओ, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लेके जाओ। तो दोनों आपकी मर्जी, वो आप 12th में सीखोगे मैथमेटिक्स में। बट आई डोंट लाइक टू सी नेगेटिव साइन, मुझे पसंद नहीं है। मैंने इनिशियल की जगह पे फाइनल लिख दिया, फाइनल की जगह पे इनिशियल लिख दिया। दिस इज अ रूल, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट्स। चेंज ऑफ लिमिट जब करते हो तो माइनस साइन हटा दो यहाँ से, राइट। अगर वापस उल्टा करना है तो वापस माइनस साइन लिखो। इफ यू वांट टू पुट अ माइनस हियर, ऊपर की लिमिट को नीचे, नीचे की लिमिट को ऊपर। अब इसका और एक रूल है, अब कभी भी जो ऊपर लिमिट होता है उसको पहले r की जगह पे लिखो, बीच में माइनस करो, फिर नीचे की लिमिट को r की जगह पे लिखो। तो यह आ गया आपके पास किसका फॉर्मूला? वर्क डन, टोटल वर्क डन। but this work is stored in the form of potential energy, but this work appears as potential energy, therefore potential energy U is nothing but work done, which is nothing but gmm 1 upon ri minus 1 upon rf। यह आ गया आपके पास जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर करते रहना, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जब कंपेयर करोगे, और अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल एनर्जी याद होगा, हम चार्जेस को कहां से ला रहे थे? क्यों? व्हाट वाज द रीजन? क्यों ला रहे थे? हम इसलिए ला रहे थे क्योंकि मैंने क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, राइट। मतलब जब हमको देखना है कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? वर्क से आया। वर्क कब हुआ? क्योंकि हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेस करने में। तो हमको इनिशियल ऐसा सिचुएशन लेना पड़ता है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स में फोर्स है ही नहीं। तो यू हैव टू टेक इनिशियली अ कंडीशन सच दैट कि इनिशियल फोर्स है ही नहीं। और फोर्स कब नहीं होगा? जब डिस्टेंस इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, उसका फॉर्मूला क्या है?
1/r²। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे फोर्स कम होगा, राइट। तो पहले फोर्स था, फिर डिस्टेंस बढ़ा दिया, कम हो गया, डिस्टेंस और बढ़ा दिया और कम हो गया, डिस्टेंस और बढ़ा दिया और कम हो गया। तो फोर्स जीरो कब होगा? जब डिस्टेंस इंफिनिटी होगा। तो अब समझ में आया कि हमने इंफिनिट क्यों लिया था इनिशियली। तो फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस, और ये हमारे कन्वीनियंस के लिए ही होता है, याद रखना, फॉर कन्वीनियंस। एंड व्हाट यू डू इज, ऑफ कोर्स यू नीड टू नो, मैं यहाँ पे आपको और एक बार बता देता हूँ। फॉर कन्वीनियंस इनिशियल डिस्टेंस इज टेकन टू बी इंफिनिटी सिंस फोर्स बिकम्स जीरो, राइट। अब जब इनिशियल डिस्टेंस को मैंने इंफिनिटी ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? GMM 1/1/, इंफिनिटी। व्हाट इज 1/इंफिनिटी? जीरो। अब क्योंकि पहला टर्म जीरो हो गया, तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स में से, दो पोजीशन में से एक ही पोजीशन की बात हो रही है, तो फिर मैं आर फाइनल क्यों लिखूंगा? हम आर इनिशियल को इंफिनिटी लिख देंगे और आर फाइनल को हम बोल देंगे ठीक है अब एक ही आर है तो उसको आर बोल दो। तो इनिशियल पोजीशन था इंफिनिटी, फाइनल पोजीशन है आर, तो ये आपको मिल जाएगा -GMM/r। क्यों? क्योंकि ये 1/इंफिनिटी हो गया जीरो और -1/r, तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, जब जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था क्या नेगेटिव? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों चार्जेस क्या थे? पॉजिटिव, सेम टाइप। तो वहां पे फोर्स कौन सा था? रिपल्सिव। तो जब जब फोर्स रिपल्सिव हो तब तब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है, जब जब फोर्स अट्रैक्टिव हो तब तब नेगेटिव आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव ही होता है ना। कभी ऐसा देखा है कि अर्थ बोल रहा है मैं इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करूंगा, इसको रिपेल करूंगा? नो, आई विल ओनली अट्रैक्ट दिस पर्सन बिकॉज आई लाइक दिस पर्सन। और नहीं, दूसरा प्रॉब्लम देता है रिपल्शन, नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया यहाँ पे? माइनस। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the force is attractive. Fine. So in the next session we will again revise and we will go ahead from this formula.